हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। क्योंकि आप लोग इकोनॉमी को पढ़ के समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और अपने आप को जज करना है कि पीछे पड़े हुए कितनी चीज़ें आपकी बची हैं दिमाग में और क्या है जो कि आप लोगों को भूल गया है। और इसीलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेशन जो है कर रहे हैं। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी चारों जीएस के पोर्शन को कवर किया जा रहा है। आप लोग अपने जीएस के पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं अभ्यास प्रश्न के द्वारा। प्रश्न डेली की तरह आज भी बहुत अच्छे हैं बच्चा लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। चालू खाते में आय के स्रोत को बताना है और आपको पता है कि आपको कूट की सहायता से बताना है। आपके सामने कूट भी है और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। प्रश्न बढ़िया है। चालू खाते को बताना है कि कौन सा है जो केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत को बताता है। पहला है निगम कर, दूसरा है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और चौथा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आप लोगों का चालू खाते में सरकार का आय का स्रोत माना जाएगा। बहुत ही बढ़िया है और आप इसको बहुत आसानी से उत्तर को निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए उत्तर काफ़ी आसान होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आपका कौन सा है जो चालू खाते का जो है लाभ माना जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर एलिमिनेट अगर आप करना चाहें तो आपको सभी को पता है कि जो आपका विश्व बैंक से प्राप्त जो ऋण है ये आपके चालू खाते में आय का स्रोत नहीं है। ये चालू खाते में आय का स्रोत नहीं, बल्कि ये कैसा है, ये आपका पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति है, इसलिए आपका इसमें शामिल नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे चौथा, तो चौथा आपका डी में भी है और सी में है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है ए और बी में, तो याद रखेंगे आपका बी सही है, पहला और दूसरा। तीसरा भी सही नहीं है कि राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, ये नहीं है। जो आपका चालू खाते का आय है वो आपका निगम कर से है, जो प्रत्यक्ष कर के थ्रू मिलता है, और जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से सरकार को लाभ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही करेक्ट है। बाकी दोनों ऑप्शन जो है ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, याद रखिएगा। प्राप्तियां दोनों हैं, ये चालू खाते की हैं और ये पूंजीगत हैं। याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कितनी तरह की प्राप्तियां होती हैं, कितने तरह के व्यय होते हैं और आपके पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आता है। आपका मतलब जो है अलग तरह के जो भी प्राप्तियां सब पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको बताना है। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार के पूंजी घाटे में शामिल किया जाता है। कौन है जो भारत सरकार के पूंजी घाटे में शामिल होगा। अब तो पता चल ही गया होगा कि चालू खाता अलग चीज़ है और पूंजीगत खाता अलग चीज़ है। जिससे पूंजी की प्राप्ति होती है वो पूंजी है और जो चालू खाते में आता है वो आपका डायरेक्ट जो है नगद रूप में आता है। तो आपको बताना है, पहला है सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तीसरा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान, ऋण और अग्रिम। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताना है बच्चों आप लोगों का कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया होगा, क्योंकि आप सभी को दूसरे पे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण बिल्कुल ये तो होगा ही। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो पहला है ये भी सही है और आपका तीसरा भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सड़कें, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर जो व्यय होता है ये भी पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि ये सब क्या है, सरकार की पूंजी हैं। ये पूंजी से प्राप्तियां हुई हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और विदेशी सरकार से जो प्राप्त होता है ऋण, ये भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, क्योंकि पूंजी मिल रही है, भले ही ऋण के थ्रू मिल रही हो, और यही फिर जब ब्याज देंगे तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा।
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को जो अनुदान, ऋण और अग्रिम दिया जाता है, ये भी क्या है, पूंजीगत जो है बजट में शामिल होगा, पूंजी बजट में शामिल होगा, पूंजी बजट में शामिल होगा। याद रखेंगे, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। उपरोक्त सभी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आईएएस का प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चा लोग, और ये भी बहुत आसान है आप लोगों के लिए। आईएएस का प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए कि आप लोगों ने पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आसान होगा। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से व्यय ऐसे हैं जो गैर योजना के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसको खर्चा करने के लिए कोई योजना नहीं बनाने की ज़रूरत है। पहला सब्सिडी, दूसरा ब्याज भुगतान, तीसरा रक्षा व्यय, चौथा पिछली योजना में निर्माण आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय। तो बताएंगे बच्चा लोग, पांचवा है कि सभी। कौन सा है जो कि सही है, और आप सभी का ये उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को उत्तर मिल गया होगा और आप लोग इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि ऐसी जो भी योजनाएं हैं, जैसे आपकी सब्सिडी हो गई, सब्सिडी ये भी क्या हो गया, आपका गैर योजना है। ब्याज भुगतान, ये भी कोई, इसके लिए कोई योजना बनाया नहीं जाता। रक्षा व्यय, ये भी गैर योजना है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जो पूरी गई परियोजनाओं के लिए रख रखाव के लिए जो व्यय किया जाता है, शिक्षा पर व्यय हो गया, स्वास्थ्य पर व्यय हो गया, पेंशन भुगतान हो गया, ये लगभग आपके क्या हो जाते हैं, सभी आपके गैर योजनागत व्यय हो जाते हैं। यानी कि उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन सा है जो केंद्र के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आपको ये बताना है। पहला है ब्याज प्राप्तियाँ, दूसरा है कर प्राप्तियाँ, तीसरा है सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, और चौथा है अल्प बचतें। तो बताएंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि आपके केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बहुत आसान है आप लोगों के लिए, आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा राजस्व खाते में नहीं आएगा। तो आप सभी को इसका आंसर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक उत्तर मिल गया होगा बच्चा लोग। मैं बस आप लोगों के उत्तर का वेट ही कर रही हूँ कि आप सभी का उत्तर आ जाए, फिर मैं आपको बताऊँ कि क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये नहीं होगा। ब्याज प्राप्तियाँ ये भी होगा, कर प्राप्तियाँ ये भी होगा, सरकारी विभागों से जो लाभ और लाभांश मिलते हैं ये भी होगा, लेकिन बचत, अल्प बचत जो है इसे हम केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में नहीं रखते हैं। ये चीज़ आप जान रहे होंगे, इसको हम राजस्व खाते में नहीं बल्कि आपने देखा था इसको पूंजी बजट में रखा जाता है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा आपका सही नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग हमारा अगला प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है और इसको आपको कूट की सहायता से बताना है। आपके सामने 4 कूट हैं और क्वेश्चन है बहुत शानदार और आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है। आप सभी को पता है कि साल दर साल यानी कि लगभग हमेशा ही हमारा जो बजट है वो घाटे में रहता है। सरकार को इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो है अपने व्यय को, राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाती है या उठा सकती है। सारे पॉइंट बताई हूँ, तो बच्चा लोग गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए आप लोगों का। पहला ऑप्शन है राजस्व व्यय को घटाना, दूसरा है नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, तीसरा है सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, और चौथा है आयात शुल्क को कम करना। आपके सामने ऑप्शन है केवल पहला, बी है दूसरा तीसरा, सी है पहला तीसरा, डी है कि चारों सही हैं।
अब बताइए बच्चा लोग, कौन कौन से कदम सरकार उठा सकती है अपने राजस्व घाटे के या राजकोषीय घाटे को या बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। वेरी इजी, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी ने पढ़ा है क्लास में, इसलिए गलती नहीं करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और उम्मीद है कि इसका उत्तर आप सभी का सही होगा, क्योंकि आपका क्या है, आईएएस का प्रश्न है और आईएएस का प्रश्न मोस्टली बहुत इजी होता है अगर पढ़ा रहे तो चलिए एलिमिनेट करते हैं बच्चा लोग। आप सभी को पता है कि अगर नवीन कल्याणकारी योजनाएं हम प्रारंभ करेंगे तो उसमें पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ये घाटे को बढ़ाएगा। दूसरा नहीं होगा, घाटे को बढ़ा रहा है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको या तो केवल पहला होगा या आपका पहला तीसरा होगा। तो आप सभी को पता है कि आयात शुल्क को कम करने से राजकोषीय घाटा नहीं कम होगा, बल्कि आयात शुल्क को बढ़ाने से होगा, क्योंकि जब बढ़ाएंगे तो हमें इनकम ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। अब आपको बताना है आई थिंक कि पहला तीसरा या केवल पहला। तो आप सभी को पता है कि सब्सिडी जो सरकार देती है उसको अगर युक्त संगत किया जाए, उसमें कमी की जाए, तो आपका ये सही होगा और आपका पहला भी सही होगा। तो पहला तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी बढ़िया है और ये जो है 2017-18 के करंट का था, लेकिन मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको पूछ लिया। निम्न में से कौन सा एक बजटीय घाटा 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं था। जो 17-18 का बजट था उसमें क्या शामिल नहीं था। पहला है भारत को रूपांतरित करना, यानी कि भारत को बदलना, भारत में परिवर्तन लाना। दूसरा भारत को स्वच्छ करना। तीसरा भारत को शिक्षित करना। चौथा भारत को ऊर्जावान बनाना। याद रखेंगे बच्चों, ये 2017-18 का प्रश्न है और उस समय बजट में प्रावधान किया गया था कि हम क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो उस समय जो किया गया था उसमें क्या शामिल नहीं था, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है ये शामिल नहीं था। शिक्षित करने की उस समय बात नहीं की गई थी, भारत में परिवर्तन लाने की बात की गई थी, भारत को स्वच्छ करने की बात की गई थी और भारत को ऊर्जावान बनाने की बात की गई थी। लेकिन भारत को शिक्षित करने का एजेंडा 2017-18 के बजट में नहीं रखा गया था। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न भी देखिए बच्चा लोग बहुत ही बढ़िया है और आईएएस का प्रश्न है। बड़े प्रश्न को देख के नहीं घबराना चाहिए कि सिर्फ प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, पूछ क्या रहा है, और फिर उत्तर में तलाश कीजिए कि कौन सा उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है। व्यापारी छूट दर को कौन स्पष्ट कर रहा है, आपको ये बताना है। तो पहला है, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। दूसरा है, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। और तीसरा है, यह बैंकों द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान देने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। और चौथा है, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही भारी भरकम भले ही देखने में लग रहा है लेकिन आसान है। क्वेश्चन था कि कभी कभी समाचारों में जो रहता है पद व्यापारी छूट दर, ये क्या है, किसको स्पष्ट कर रहा है। याद रखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान देने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। अगर आप किसी देश में आय का पुनर्वितरण करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कौन सा तरीका होगा, कौन सा मार्ग होगा। पहला है
प्रगामी व्यय संयुक्त प्रगामी कराधान। दूसरा, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अच्छा, ये दो बार हो गया है एक ही चीज़। तीसरा है, अच्छा यहाँ पे कुछ ओहो यहाँ नहीं, ठीक है चलो, चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तीसरा है आपका प्रगामी व्यय संयुक्त प्रति प्रगामी कराधान और चौथा है प्रगामी व्यय संयुक्त प्रतिगामी कराधान। बहुत मामूली सा अंतर है बच्चा, बताएंगे कि कौन सा आपका हो जाएगा जो कि सही हो जाएगा। और आई थिंक आप इसको बता सकते हैं कि आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे पहला है कि प्रगामी व्यय और प्रगामी कराधान, दूसरे में है आपका प्रतिगामी पहले में, दूसरे में है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, तीसरे में है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान और चौथे में है आपका प्रगामी व्यय संयुक्त प्रतिगामी कराधान। तो बताएंगे कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आसान है, आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ प्रगामी कर किसे कहते हैं या प्रगामी टैक्सेशन में क्या होता है, तो उस हिसाब से प्रगामी व्यय भी हो जाएगा और प्रगामी कराधान भी हो जाएगा। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, आई थिंक आपको वो याद होगा, तो आप बहुत आसानी से इसको सही कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। और आप सभी को पता है प्रगामी व्यय यानी कि समय के साथ व्यय को बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे जैसे इनकम बढ़े उस हिसाब से व्यय भी बढ़ना चाहिए। और साथ ही प्रगामी कराधान उसी हिसाब से कर भी बढ़ाते रहना चाहिए, जिसका आय बढ़े उसके कर जमा करने की दर भी बढ़नी चाहिए। और अगर इनकम बढ़ रहा है तो व्यय भी बढ़ना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रतिगामी मतलब होता है कम, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आपका जो पहला है यही सही है, यानी कि कर के साथ जो है, या कहिए कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कर बढ़ाना और इनकम बढ़ाने के साथ साथ व्यय को भी बढ़ाना। तो आपका पहला सही है, यही आपका सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए अगला प्रश्न IAS का है और आपको बताना है कि कथन पढ़ते हैं कौन सा गलत है, ये बताना है। क्वेश्चन है, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि गलत है। भारतीय लोक वित्त के बारे में कौन सा कथन है जो कि गलत है, आपको ये बताना है। और आपका ऑप्शन पहला है, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। क्या केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं? क्या ये बात सही है? दूसरा, निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा है। क्या ये बात सही है कि जितना ज़्यादा हम जो है अर्थव्यवस्था के लिए ऋण ले रहे हैं उतना ही ज़्यादा ब्याज का दर भी बढ़ रहा है। तीसरा, हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या ये बात सही है कि जो हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटा बढ़ा है और आपका जो GDP है इसके बीच जो अनुपात बढ़े हैं, क्या इससे निजी निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? और चौथा है, ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार की योजना उत्तर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है। क्या आपका जो ब्याज की अदायगी है ये केंद्र सरकार के यहाँ पे होगा बच्चा लोग योजनेतर राजस्व व्यय का अकेले सबसे बड़ा घटक है। क्या सबसे ज़्यादा व्यय हमें ब्याज की अदायगी पर करना होता है? और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताएंगे कि कौन सा सही नहीं है। आई थिंक आप लोगों को पता चली गया होगा कि आपका कौन सा है जो सही नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं। क्या ये बात सही है कि जितनी भी हम विदेशी ऋण लेते हैं वो सब ऐतिहासिक विनिमय दर पे निर्भर है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो हमने बहुत ज़माने पहले जो लागू किए थे क्या वही चला आ रहा है? तो आप सबको पता है ऐसा नहीं है, ये चीज़ें भी बदलती रहती हैं। मुद्रास्फीति बढ़ रहा है,
मुद्रा की वैल्यू घट रही है तो जाहिर सी बात है सभी चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपका पहला सही नहीं है, बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल सही थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये भी आपको कूट की सहायता से बताना है। प्रश्न है, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। संघ सरकार के निम्नलिखित घाटों पर विचार करना है आपको, और इनकी मात्रा का घटता हुआ सही क्रम बताना है। यानी कि सबसे ज़्यादा घाटा किस में है, सबसे उसके बाद का घाटा कौन सा, और उसके बाद यानी कि कम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा से कम की तरफ आपको जाना है, और आपका पहला ऑप्शन है प्रारंभिक घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है आपका आगम घाटा, और इसको आपको क्रम बताना है। ए में है दूसरा तीसरा पहला, बी में है पहला दूसरा तीसरा, सी में है दूसरा पहला तीसरा, और डी में है तीसरा दूसरा और पहला। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो घाटा है सभी को पता है कि वो राजकोषीय घाटा रहता है। तो आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे केवल दो में है। अब इसमें से अगर आप निकालेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे राजकोषीय घाटा आता है, और आपका दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका हो जाता है आगम घाटा, और आपका तीसरे नंबर पे प्रारंभिक घाटा आ जाता है। तो पहला दूसरा और पहला तीसरा सॉरी बच्चा लोग, दूसरा पहले नंबर पे दूसरा होगा, फिर आपका तीसरा और फिर पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है फर्स्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का सीक्वेंस है, फर्स्ट पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, और पहला जो है ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है। बहुत ही बढ़िया है बच्चा लोग, पढ़ाई हो तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। पहला है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निबल वृद्धि का योग। दूसरा, चालू और यानी कि आपका चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर। दूसरा है यहाँ पे चालू व्यय है, चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर। तीसरा, मुद्रित घाटे और बजट घाटे का योग। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणदान में हुई निबल वृद्धि। बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आई थिंक आप बता सकते हैं कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। हम राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका बजट होता है, बजट घाटे में से आपकी जो टोटल प्राप्तियां होती हैं उसमें से हम व्यय को घटा देते हैं, और जो सरकार ऋण लेती है और अन्य देयता लेती है उसको हम प्लस कर देते हैं। यानी कि कैसे हो जाएगा आपका, बजट घाटे में से हम कुल प्राप्तियों में से व्यय को घटा करके जो बाहर से चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे ऋण हो या अन्य देयता, उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण को निबल वृद्धि के योग को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम संघीय घाटे, बजट में राजकोषीय घाटा कहते हैं। आप सभी को मैंने बताया था राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा, उसमें आपकी कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय होता है। इसके अलावा सरकार को जो ऋण और अन्य देयता प्राप्त होता है उसको शामिल किया जाता है। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। और ये देखिए आप लोगों को तो मैंने उत्तर बता दिया बहुत आसानी से। अब तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से बता सकते हैं इसका उत्तर। क्वेश्चन है, कुल राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियाँ माइनस बाजार ऋण, और चौथा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ये तो सेम क्वेश्चन है और इसको बताना काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, बजटीय घाटे का योग
और सरकार का बाजार ऋण तथा अन्य दायित्व या जो देयता उनको प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आप सभी का उत्तर यहाँ पे सही आना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आई थिंक सभी को पता है कि ये आपका जो कौन सा घाटा है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है बजट में, सबसे ज़्यादा योगदान जो देता है, अभी अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है, वो आपके राजकोषीय घाटे का है जो आपका सबसे ज़्यादा घाटा देता है बजट में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी आईएएस का है और बहुत ही बढ़िया है और आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताना है भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। चलिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। दूसरा, भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। तीसरा, भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के बदले उधार लेने की आवश्यकता है। और चौथा, भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने की ज़रूरत है या उधार ले सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही व्याख्या कर रहा है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है, या राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, याद रखेंगे इस आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है कि भारत सरकार को अपने उन व्यय के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं ऐसे के लिए मतलब उनके वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है। ये आपका राजस्व घाटा हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में भी बताया था। आई होप आपको उत्तर पता होगा और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? पहला है आकलन समिति, दूसरा है सार्वजनिक लेखा समिति, तीसरा है विशेषाधिकार समिति और चौथा है हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करवाती है? फटाफट उत्तर दीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका और ये आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आई थिंक सभी को पता चल चुका है और ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट है। सार्वजनिक लेखा समिति रहती है, इसमें यही हिसाब किताब की जांच करती है और इस समिति में याद रखिएगा 22 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 22 लोकसभा से होते हैं, मतलब 22 आपके टोटल होते हैं बच्चा लोग, 22 सदस्य टोटल होते हैं जिसमें से लोकसभा से 17 होते हैं और बाकी जो बच रहे हैं यानी कि अच्छा मैं दूसरा बता रही थी, सॉरी, कई समितियां होती हैं बच्चा लोग। जैसे आपका जो प्राक्कलन समिति या आकलन समिति है इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं और टोटल कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, टोटल लोकसभा से होते हैं। लेकिन आपका जो जांच करता है वो आपका सार्वजनिक लेखा समिति है जिसमें टोटल तो होते हैं 22 सदस्य और इन 22 सदस्यों में से राज्यसभा और लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, 15 होते हैं, ये होते हैं लोकसभा के, और जो 7 होते हैं ये होते हैं राज्यसभा के, याद रखेंगे। और इनको मिला के टोटल बनते हैं 22 और 22 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में। इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, आपका प्राक्कलन समिति भी याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं और टोटल लोकसभा से होते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है।
यानी कि जो संघ की सरकार है उसके बजट में जो राजकोषीय घाटा है, इसमें जो मतलब इसका जो पूरा करने का प्रयास किया जाता है वो किस क्षेत्र से किया जाता है, कहाँ से होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है करागमन से, दूसरा घरेलू उधारों से, तीसरा विदेशी उधारों से और चौथा है आपका कागजी मुद्रा छापकर। अगर सरकार का जो बजट है उसमें राजकोषीय घाटा जो है वो चल रहा है, तो राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए या उसमें जो है उसको मदद करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं या सरकार कौन सा तरीका अपनाती है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है। ये सारे तरीके अपनाती है, आप सभी को पता है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से सरकार अलग अलग कदम उठाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मदद करता है राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने में वो कौन सा टेक्निक है, कौन सा तरीका है, आपको ये बताना है बच्चा लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद होगा। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। घरेलू उधारी सरकार लेती है, आरबीआई से भी लेती है, अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भी लेती है, अपना खुद का विनिमय पत्र जारी करके भी उधारी लेती है। तो ये सबसे ज़्यादा योगदान आपके घरेलू क्षेत्र का ही होता है। इसके अलावा बाकी अन्य क्षेत्रों से भी सरकार जो है वो लेती है, जैसे आप देखेंगे करागमन से भी लेती है, विदेशी उधार भी लेती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो कागजी मुद्रा भी छपवाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चा लोग, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर यहाँ पे होगा बच्चा लोग पाटने का, पाटने मतलब उसको बराबर करने का जो है छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होगा। यानी कि अगर हम लोगों को ज़रूरत है पैसे की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसे की, और हम अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कागज़ी मुद्रा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे छाप लेते हैं। कागज़ी मुद्रा छापने के बाद इससे आर्थिक विकास तो होगा, क्योंकि निवेश होगा तो उत्पादन होगा, डिमांड बढ़ेगा और लोग पास पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर ये सही तरीके से कंट्रोल होकर के काम नहीं किया गया और ये तरीका अनकंट्रोल हो गया, यानी कि सही तरीके से काम ना करने पर इसका क्या मतलब जो है इफ़ेक्ट आएगा, ये बताना बच्चा लोग। बहुत आसान है, बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही आसान आप लोगों के लिए। क्या होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर को भरने के लिए अगर हम ज़्यादा मुद्रा सरकार छपवा देती है आरबीआई से और वो मुद्रा मार्केट में आ जाता है तो विकास तो बढ़ेगा निश्चित तौर पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई और समस्या आई तो क्या होगा, तो आप सभी को पता है, बहुत आसान है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुद्रास्फीति आएगी, मार्केट में पैसे की वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि पैसे की मात्रा जो ज़्यादा हो गई है तो मुद्रास्फीति आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बहुत आसान है, संकुचन तो होगा नहीं, मुद्रा की कमी कहाँ होगी जब मुद्रा पाटा जा रहा है, इतना ज़्यादा छापा जा रहा है और उसको बराबर किया जा रहा है। अवमूल्यन तो है ही नहीं, आप सभी को पता है मुद्रा की वैल्यू को घटाना अवमूल्यन होता है, जिससे विदेशों में पैसे हमारा निर्यात बढ़ता है और विमुद्रीकरण भी नहीं होगा। ये तो पैसा खींचा जाता है ना कि बढ़ाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बच्चा लोग हमारा अगला प्रश्न। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, आपको ये बताना है। पहला है आर्थिक विकास के लिए, दूसरा है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, तीसरा है भुगतान से इसका समायोजन करने के लिए और चौथा है विदेशी ऋण कम करने के लिए। बताएंगे बच्चा लोग भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि हम क्यों हर साल घाटे की वित्त व्यवस्था बनाते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी, अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो किसके लिए हम संसाधन जुटाना चाहते हैं या किसके लिए संसाधन बढ़ाने के लिए हम घाटे की वित्त व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। तो ये आप सभी को पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आर्थिक विकास। हम आर्थिक विकास के लिए ऐसा करते हैं
ताकि हमारा घाटे की वित्त व्यवस्था होते हुए भी हमारा आर्थिक विकास जो है वो ना रुके। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण नहीं, विदेशी ऋण नहीं, भुगतान की शेष का समायोजन बिल्कुल भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर एक करना है तो कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है बच्चा लोग, ये आप लोग के पॉलिटी का भी प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? पहला है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, दूसरा नीति कटौती प्रस्ताव, और तीसरा आधारभूत कटौती प्रस्ताव, चौथा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। मुझे पता है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि ये पॉलिटी में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। ये जो है इकोनॉमी में 1-2 बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपका ये 2-2 सब्जेक्ट कवर कर रहा है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और ये आपके लिए एक नया प्रश्न भी हो सकता है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो याद रखेंगे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। नीति कटौती प्रस्ताव इसको माना जाता है, यानी कि अगर जो है नीति कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है ऐसा प्रस्ताव जिसमें अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, यानी कि जो आप अनुदान मांग रहे हैं उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, इसी को कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। और आपका जो सांकेतिक कटौती कह रहा है बच्चा लोग, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रस्तावक होता है उसमें मांग की राशि को 100 रुपये कम की जाती है, यानी कि मांग की राशि में अगर 100 रुपये कम कर दी जाए तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है सांकेतिक कटौती। और अगर इसको 1 रुपया कर दिया जाए तब क्या हो जाता है घटाकर, तब ये हो जाता है नीति कटौती। याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें भी एग्ज़ाम में आती रहती हैं और इसको भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, यानी कि जहाँ से सरकार को पैसे नहीं मिलते हैं वो कौन सा सोर्स नहीं है? पहला है आयकर, क्या आयकर से सरकार को पैसे मिलते हैं? दूसरा है सार्वजनिक ऋण, क्या सार्वजनिक ऋण से सरकार को पैसे मिलते हैं? तीसरा है बैट आप जानते हैं मूल्यवर्धित कर, क्या इससे सरकार को पैसे मिलते हैं? और चौथा है आपका परिदान मतलब होता है अर्थ सहायकी, जो सरकार के द्वारा मदद किया जाता है, जो है लोगों को सब्सिडी दी जाती है, क्या ये आपका प्राप्ति है? आप सभी को सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कौन कौन सी प्राप्तियों में है, कौन कौन सा व्यय है। तो आप सभी को पता है सब्सिडी क्या है, सब्सिडी व्यय है, ऋण बांटना व्यय है, सब्सिडी व्यय है, कोई सामान खरीदना व्यय है, कोई नया निर्माण करना व्यय है। तो ये आपका क्या है, व्यय है, प्राप्ति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न भी अच्छा है, कह रहा है वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम बजट का विचार चालू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम बजट का विचार लागू किया है। परिणाम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका है? यानी कि अब जो भी बजट होगा उस देखा जाएगा कि इसका क्या आउटपुट आया, क्या परिणाम हुए, और उसका जांच कौन करेगा। पहला संघीय मंत्रिमंडल, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से दायित्व है, और चौथा है प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय।
वेरी इजी प्रश्न है बच्चा लोग, कॉमन सेंस का प्रश्न है और इसको बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वित्त मंत्रालय ही और साथ में योजना आयोग, अब तो नीति आयोग हो गया है। ये दोनों लोग मिल करके संयुक्त रूप से जांच करते थे कि क्या बजट का आउटपुट आया है, क्या बजट जो बनाया गया था उससे कोई फ़ायदा मिला, क्या उस पर जो पैसे खर्चा किए गए वो सही मद में खर्चा हुए हैं। ये सारी जांच वित्त मंत्रालय और योजना आयोग करता था, अब हो गया है नीति आयोग। चलिए बच्चा लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लीजिए आपके सामने आ गया है इकोनॉमी प्लस पॉलिटी का प्रश्न, पॉलिटी में भी आया हुआ है और ये IAS का प्रश्न है और आपके इकोनॉमी में भी आया है। तो बताएंगे बच्चा लोग धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है किसी बिल, ब्रैकेट में आप देखेंगे किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफ़ी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। क्या किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कार्य के अध्यारोपण, यहाँ पे किसी जो है कर का होगा बच्चा लोग, कर का अध्यारोपण या उन्मूलन या माफ़ी या परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। क्या ये बात सत्य है? आपको असत्य बताना है। दूसरा, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। और तीसरा, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। क्या धन विधेयक भारत की आकस्मिकता के निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है? बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनिमय से संबंधित होता है। तो बताएंगे कौन सा है जो कि सही नहीं है। और आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। बहुत आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आप सभी को पता है कि जो आपका अनुच्छेद 110 है, इसी में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, ये सही नहीं है। आपका आकस्मिकता निधि अलग है जो आकस्मिक समस्याओं पे राष्ट्रपति की सहमति से निकाला जा सकता। आकस्मिकता निधि अलग होती है, धन विधेयक अलग होता है। आपका यही सही नहीं है। बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं बच्चों। सारे पॉइंट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं और 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाला ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये तो बिल्कुल फैक्ट वाला है, लेकिन याद रखिएगा UPSC का ही प्रश्न है ये। कौन सा निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है? निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है कहाँ से? जर्मनी से, फ्रांस से, UK से या USA से? बताएंगे कौन सा है, कौन से देश से हमने निष्पादन बजट को लिया है। आप सभी को पता है निष्पादन बजट का मतलब क्या होता है, पढ़ाई हूँ। बजट कितने प्रकार के होते हैं, निष्पादन बजट, जेंडर बजटिंग, शून्य बजट, ये सब बता चुकी हूँ। परफॉर्मेंस बजट, तो निष्पादन का मतलब होता है कि आपने जो काम शुरू किया था या जिस मद में पैसे लगाए थे उस मद में कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ है, अपने रिज़ल्ट को दिखाना, अपना आउटपुट दिखाना, उसी को निष्पादन बजट कहते हैं। और ये हमने किस देश से लिया है, किस देश से प्रेरित होकर के लिया है? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, निष्पादन बजट की जो अवधारणा है ये USA से लिया गया है। ये हम लोगों ने USA से लिया है। आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि ये सब पॉलिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी इकोनॉमी में भी आ जाता है कभी कभी ऐसे प्रश्न। कुछ प्रश्न आपके संक्रमण वाले इलाके में आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी का जो एक्ट वगैरह है ये दोनों में आ जाता है। ऐसे ही कुछ पार्ट आपके इकोनॉमी के और बजट वगैरह और जो है पॉलिटी के मिक्सअप होने लगते हैं। ऐसे ही जब हम बात करेंगे औद्योगिक और कृषि का तो जियोग्राफी से रिलेट होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं अन्य सब्जेक्ट के साथ रिलेट करने लगता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चा लोग। और ये प्रश्न भी आसान है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भ
संबंध संघीय बजट से है? किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? पहला है निंदा प्रस्ताव, दूसरा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तीसरा है कटौती प्रस्ताव, चौथा है स्थगन प्रस्ताव। बहुत आसान है, कॉमन सेंस का उपयोग करके ही बता सकते हैं। हालांकि ये पॉलिटी का भी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आपका दो तैयार हो रहा है, पॉलिटी भी इकोनॉमी भी। तो आपको बताना भी चलो बहुत आसान है, बहुत आसान। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? बजट से किसका संबंध होगा? पहला है निंदा प्रस्ताव, यानी कि निंदा करना, दूसरा ध्यान आकर्षण, यानी कि किसी मुद्दे पर ध्यान को आकर्षित करना, तीसरा है कटौती प्रस्ताव, यानी कि जितना है उसमें कम करने के लिए प्रस्ताव लाना, और चौथा स्थगन प्रस्ताव, यानी कि रोक देना। तो आप सभी को पता है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कटौती की बात कर रहा है, यानी कि पैसे में, बजट में कटौती की बात कर रहा है। ध्यान तो किसी मुद्दे पे आकर्षित किया जाता है, निंदा भी किसी काम का किया जाता है, और स्थगन इसको रोक देता है, लेकिन कटौती प्रस्ताव आपके संघीय बजट से जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए आसान है। आप लोगों को बताना है कि आपका कौन सा है जो कि सही है। ये राजस्थान पीसीएस का है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको ले लिया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसे राजस्थान में आपको बताना, राजस्थान में व्यवस्थापिका कर दिया गया है। आपको बताना है कि 2003 में जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि कह रहा है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसे राजस्थान में जो है व्यवस्थापित कर दिया गया है। ऐसा मतलब इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ऐसा किया गया? पहला, सरकार की वित्तीय अनुशंसा सुनिश्चित करना, दूसरा वित्तीय घाटे को मार्च 2009 तक समाप्त करना, तीसरा केवल जनता से ऋण स्वीकार करना, चौथा बजट को जनवरी से लागू करना। बहुत आसान है बच्चा लोग। आज आपका आखिरी प्रश्न बहुत आसान है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। सरकार में वित्तीय अनुशंसा सुनिश्चित करना, सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना। सरकार में वित्त को लेकर के अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। और वित्तीय घाटा इतनी आसान नहीं है कि समाप्त हो जाए, और केवल जनता से ऋण स्वीकारना ऐसी कोई बात नहीं है, और बजट को जनवरी से लागू करना ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन हालांकि थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को देखते रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को गेन हो जाएगा। आई होप बच्चा लोग आज के क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। हम लोग ऐसे ही डेली बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी आप लोगों का बहुत सारा चैप्टर बचा है, सारा प्रैक्टिस कराना है। आप लोग बस अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। पीछे जो क्लासेस कराई हो उसको फटाफट रिविज़न भी कर लिया कीजिए, फास्ट मोड में करके, नेट क्वालिटी थोड़ा घटा करके फटाफट सुन लिया कीजिए, रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अस्थाई मेमोरी में जाएगा। अस्थाई मेमोरी में कोई चीज़ ले जाना है तो रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू।